नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ नीरव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। आधुनिक भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में आज हम पढ़ेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा। तो ये जानने के लिए कि पेशवाओं के अधीन मराठा कैसे हुए, इससे पहले हमें मराठा और मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं स्क्रीन पे, और एक एक चीज़ हम समझते चलेंगे, शॉर्ट में समझेंगे और गहरी जानकारी लेते चलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं लिखा है कि मराठा आर्य और द्रविड़ के मिश्रण थे। जो मराठा थे, आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि मराठा आर्य तथा द्रविड़ों के मिश्रण से बनी हुई एक अलग जाति थी। ठीक है। पुराना महाराष्ट्र जो था वो 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें कोंकण प्रदेश था, खानदेश, बरार और दक्षिण क्षेत्र था। जो मराठवाड़ा कहलाता था यह निजाम के राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अगर हम बात करें मराठा की भाषा की, महाराष्ट्र की जो भाषा क्या है, तो सबसे पहले जो भाषा थी महाराष्ट्र की वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत से महाराष्ट्री और वही बाद में मराठी कहलाने लगी। मराठा का अर्थ क्या होता है, मराठा शब्द का अर्थ क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि मराठा शब्द का जो अर्थ है वह युद्ध में मर कर ही पीछे हटने वाले। ठीक है। ऐसे योद्धा जो युद्ध में मर कर ही पीछे हटने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं मराठा। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो मराठा शब्द है वो मरहठे शब्द से बना हुआ है, और मरहठे का अर्थ भी यही होता है कि युद्ध में मर कर ही पीछे हटने वाला। अब हम बात करते हैं कि मराठाओं के उत्थान के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक दशाएं। जो मराठा क्षेत्र है, महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वहाँ की प्राकृतिक दशाएं जो थी वो महाराष्ट्र के उत्थान में बहुत ही सहायक साबित हुई। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला देख रहे हैं प्राकृतिक दशाएं। तो प्राकृतिक दशाएं महाराष्ट्र की कुछ ऐसी थीं जो सम्हाद्री पर्वत की कंदराएं थी, बिखरे हुए वन थे, गुफाएं थी, और वहाँ पर शत्रुओं का जा पाना, आक्रमण कर पाना और उस क्षेत्र पर अधिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जबकि इस प्राकृतिक दशा में रहने वाले जो मूल मराठा थे वह परिश्रमी, साहसी, ठीक है, और पर्वतों पर चढ़ने वाले, जंगल के कई सारे रास्तों को समझने वाले, ठीक है, तो उनकी जानकारी मराठाओं के पास होती थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो वहाँ की प्राकृतिक दशा थी वो ऐसी थी जहाँ पर युद्ध कर पाना और चढ़ाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। कई सारे गुप्त रास्ते थे जिनके बारे में सभी को जानकारी प्राप्त नहीं थी। उनके विषय में वही जान पाते थे जो मूलतः वहाँ के निवासी थे और शासक हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं धार्मिक जागृति। ठीक है। 17वीं शताब्दी में होता यह है कि महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति का समय होता है। इसमें स्वामी रामदास, एकनाथ, हेमाद्री और कई सारे संत होते हैं जिन्होंने धर्म प्रचार के माध्यम से मराठा क्षेत्र में, महाराष्ट्र में मानवता का संदेश देते हैं, जिससे कि जो मराठा होते हैं उनमें भेदभाव कम होता है, ऊंच नीच की भावना कम होती है और मराठा जाति में एकता की भावना पैदा होती है। मराठा जाति के लोग ये समझते हैं कि हमारा धर्म एक है, हमारा क्षेत्र एक है, और जो उनमें ऊंच नीच की भावना थी, भेदभाव था, सामाजिक भेदभाव था, वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत ही कम हो चुकी थी, जिससे कि मराठा जाति संगठित हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा की एकता की हम बात करें तो भाषा की जो एकता थी वे भी मराठाओं को एकजुट करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। हुआ क्या था कि जब धार्मिक जागृति हो रही थी
महाराष्ट्र में। तो उस समय के जो संत थे उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इनका उन्होंने मराठी भाषा में अनुवाद किया, जिससे हर व्यक्ति तक इनका पहुंच और भारतीय या हिंदू पुराणों को पढ़ पाना, समझ पाना, ठीक है, संभव हो सका था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भाषा की एकता भी मराठा को एकजुट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। समाज में भेदभाव का अभाव, तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि धार्मिक जागृति के द्वारा ही समाज में जो भेदभाव था, ऊंच नीच की भावना थी, वो बहुत ही कम हो चुकी थी, जिससे कि मराठा समाज में संगठन की भावना उभर रही थी। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि मराठाओं में अहंकार तथा भावुकता का अभाव। जो मराठा हुआ करते थे वे बहुत ही प्रैक्टिकल हुआ करते थे, न तो उनके अंदर अहंकार था, न ही भावुकता थी। वे परिश्रम में और प्रयोग में विश्वास रखते थे, अपने कर्म में विश्वास रखते थे। जो स्वामी रामदास थे उन्होंने मराठा समाज में कर्म को प्रधान बताया और हर मराठा को अपने कर्म के प्रति सजग और जिम्मेदार बनना सिखाया था, जिससे कि जो मराठा थे वह बहुत ही ज़्यादा कर्मठी और मेहनती हो गए थे। ठीक है, तो ये सारे कारण रहे। आगे हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व का प्रभाव। तो हिंदुत्व के प्रभाव से मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल होता है तो उसमें हिंदुओं के विरुद्ध जो है कई सारे काम किए जाते हैं। धर्म प्रचार कराया जाना इस्लाम का, या इस्लाम को कबूल कराया जाना, या जो है मुग़ल दरबार में जो हिंदू होते हैं, जो हिंदू मनसबदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, उनको संदेह की दृष्टि से देखना, ये तमाम सारे कारण हैं जिससे कि जो मराठा जाति थी वो ये चाह रही थी कि उनका एक स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित होवे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनमें हिंदुत्व का जो है प्रभाव था और अपने क्षेत्र को, अपने जाति को मुग़ल शासन से और इस्लामिक बंधन से वो मुक्त कराना चाहते थे, जिससे कि उनके अंदर हिंदुत्व का प्रभाव जो है प्रबल होते जा रहा था। आगे हम देख रहे हैं कि दक्षिणी सल्तनत का ह्रास। जो दक्षिण के सिया राज्य थे वह शिवाजी के शासनकाल में, शिवाजी के जन्म के समय या 17वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि उनके समय में जो दक्षिण के जो मुस्लिम राज्य थे वो अस्त व्यस्त और छिन्न भिन्न हो रहे थे। उनके पास जो है कोई कुशल नेता नहीं था, कोई कुशल शासक नहीं था जो उनके राज्य को सही तरीके से चला सके। तो ये भी स्थिति ऐसी थी कि जो मराठा थे वहाँ पे उनको साम्राज्य विस्तार करने का एक मौका मिल गया। आगे हम देख रहे हैं कि शिवाजी का व्यक्तित्व। तो शिवाजी जो थे वह बहुत ही व्यवहार कुशल और उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही प्रभावशाली था। अपने वाणी से, अपने भाषण से उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र की जो जनता थी उनमें उन्होंने जोश और भर दिया, और जो मराठा थे उन्हें एक सैन्य संगठन के रूप में संगठित करने का काम शिवाजी ने किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये तमाम सारे कारण रहे जो मराठाओं के उत्थान के लिए जिम्मेदार थे। आगे हम देख रहे हैं कि शिवाजी का अभ्युदय। शिवाजी का अभ्युदय जो होता है वो 17वीं शताब्दी में होता है, और जब उनका अभ्युदय होता है तो उस समय महाराष्ट्र की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजनीतिक बिखराव। तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है 4 भागों में बटा हुआ था, 4-5 भागों में बटा हुआ था, और इनके बीच में संघर्ष, परस्पर संघर्ष चल रहे होते थे, जिससे कि महाराष्ट्र की धन जन की हानि हो रही थी, वहाँ पर समुचित विकास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आदि स्थानों में बट जाना। तो यही सारे वो रियासतें थीं जो आपस में लड़ भिड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व करना चाहते थे,
जिससे युद्ध में समय ज़्यादा नष्ट हो रहा था और महाराष्ट्र में कोई ऐसी प्रभावशाली सत्ता स्थापित नहीं हो पा रही थी। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि संतों के मानवतावादी विचारों का प्रभाव। तो संतों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, धार्मिक जागृति। तो धार्मिक जागृति के द्वारा जो महाराष्ट्र के जो संत होते हैं, जिसमें सबसे पहले रामदास होते हैं, एकनाथ होते हैं, हेमाद्रि होते हैं, ठीक है, वामन पंडित होते हैं, तो ये सभी लोगों ने समाज में धर्म के माध्यम से मानवतावादी विचारों को फैलाया कि सभी मनुष्य जो हैं एक हैं, जिसके चलते जो मराठा समाज था उसमें सामाजिक भेदभाव कम हो सका और मराठा एकजुट हो सके थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देख रहे हैं कि इनके जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, गलिन्सन के अनुसार शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। लोकमान्य तिलक के अनुसार शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। सिसोदिया वंश का नाम हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है। इसी सिसोदिया वंश से मेवाड़ के एक महान विभूति महाराणा प्रताप भी आते हैं, तो उसी वंश से ये भी संबंधित थे, शाहजी भोसले, जो शिवाजी के पिताजी थे। ठीक है, शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था, जो देवगिरी के यादव वंश की छत्राणी थी। शिवाजी का जन्म जुन्नार के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिताजी बीजापुर के सुल्तान के वहाँ नौकरी करते थे। जो शिवाजी के पिताजी थे शाहू जी, वह बीजापुर के सुल्तान के वहाँ नौकरी करते थे, उनके वहाँ वो जागीरदार हुआ करते थे। शाहजी भोसले अहमदनगर के सामंत भी रहे और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, वो अहमदनगर में कार्यरत थे शाहजी भोसले, तो मुगलों के विरुद्ध वो सैन्य कार्रवाई किया करते थे। जब भी मुगलों से संघर्ष होता था अहमदनगर का, तो मुगलों के विरोध में वो युद्ध करते थे। ठीक है, शाहजी मुगल दरबार में भी नौकरी किए, लेकिन कुछ समय बाद फिर, ठीक है, निजाम शाही सल्तनत में नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद वो मुगल दरबार छोड़ करके निजाम शाही सल्तनत में फिर से चले गए थे और निजाम के वहाँ अहमदनगर में फिर से नौकरी करने लगे। आगे हम देख रहे हैं कि इस प्रकार शाह जी का जीवन अस्त व्यस्त रहा, जिसका प्रभाव बालक शिवाजी के जीवन पर भी पड़ा। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि 1634 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक जीजाबाई मुगल कारागार में रहीं। इस दौरान शिवाजी का पालन पोषण विश्वस्त अनुचरों के द्वारा जुन्नार के पहाड़ों, कंदराओं और जंगलों में बीता था। वे विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे और इन स्थानों की गहरी जानकारी आगे चलकर शिवाजी के विजय का कारण बनी। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि हमने पहले देखा कि मराठा के उत्थान के क्या कारण थे, तो इसमें हम देखे थे प्राकृतिक दशाएं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब जीजाबाई मुगल कारागार में थीं, तो उस समय क्या हो रहा था कि शिवाजी को बचाने के लिए जीजाबाई ने जो विश्वास पात्र अनुचर थे, जो उनके सेवक हुआ करते थे, मराठा जो मुख्यतः थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको सौंप दिया था उनका पालन पोषण करने के लिए शिवाजी का। तो वो मुगल शासकों से बचाने के लिए वो क्या किया करते थे कि उन्होंने शिवाजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे घुमाया करते थे, मतलब स्थान बदल दिया करते थे, जिससे शिवाजी को जुन्नार की जो पहाड़ियाँ थी, जो सम्हाद्री पर्वत का जो जंगल था, वो जो क्षेत्र था, उसके बारे में शिवाजी को काफ़ी गहरी जानकारी मिल चुकी थी, जिसके चलते वो छापामार युद्ध में विजयी हुआ करते थे। शिवाजी के जो नाना थे वो लखूजी जाधव राव थे, जो एक मुगल सेना नायक थे। शाह जी मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे, जिस कारण लखूजी और शाह जी में मतभेद था। यही वजह था कि जीजाबाई और शाहजी भोसले का विवाह विच्छेद हो गया था। आगे चल करके शाहजी भोसले
जीजाबाई को, शिवाजी के माता को क्या किए, छोड़ दिए थे, उनका विवाह विच्छेद हो गया था। अब हम देखते हैं जीजाबाई और शिवाजी। जब शाहजी भोसले जीजाबाई का परित्याग कर दिए, उनको छोड़ दिए, वो अलग रहने लगीं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीजाबाई के साथ शिवाजी रहने लगे थे। जीजाबाई जो हैं वो बहुत ही धर्मनिष्ठ महिला थीं और उन्होंने क्या की थी कि शिवाजी को हिंदू पुराणों के बारे में, रामायण महाभारत, कौरवों पांडवों के और जो भारत की जो महान विभूतियां हैं भारत के इतिहास में, उनके बारे में वो बताया करती थीं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शिवाजी के जो उनका जो मूल व्यक्तित्व था, उनको निर्मित करने में जीजाबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं कि गुरु जो उनके थे वो दादा कोंडदेव थे, जो एक ब्राह्मण थे। ठीक है, शाहजी भोसले ने क्या किया था कि शिवाजी को एक अनुशासित विद्यार्थी बनाने के लिए, एक अनुशासित व्यक्ति बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि दादा कोंडदेव जी को समर्पित कर दिया था। दादा कोंडदेव जी थे वो ब्राह्मण थे और शाहजी भोसले के बहुत ही विश्वास पात्र हुआ करते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल एक अनुशासित जीवन जीने को ही शिवाजी को दादा कोंडदेव ने नहीं सिखलाया, बल्कि उन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना भी सिखाया। एक कुशल सेना नायक भी बनाने का काम दादा कोंडदेव जी ने शिवाजी को किया था। जब वो न्याय करते थे दादा कोंडदेव जी, और जब कोई पंचायत करते थे, कोई सुनवाई करते थे, तो शिवाजी को साथ में रखते थे, जिससे शिवाजी के अंदर बहुत ही गहरी राजनीतिक समझ उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रामदास जी थे। तो कोंडदेव की जब मृत्यु होती है, स्वर्गवास जब उनका होता है, तो अपने मृत्यु से कुछ समय पहले दादा कोंडदेव जी ने शिवाजी को बुलाया और कहा कि वो हिंदू मंदिरों, गायों और हिंदुत्व की रक्षा करेंगे और अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है बनाएंगे, हिंदू राज्य जो है स्थापित करेंगे। ये सपना था दादा कोंडदेव जी का और इसके लिए संकल्पित हो गए थे शिवाजी। तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास जी थे। रामदास जी के जो विचार थे उससे शिवाजी बहुत ही प्रभावित हुए थे और जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे वो आगे चल कर के हम देख रहे हैं गुरु रामदास जी हुए थे। अब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उद्देश्य। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कौन कौन से उद्देश्य थे हम देख रहे हैं कि पूना को एक स्वतंत्र राज्य बनाना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शिवाजी के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग समय पे अलग अलग होते गए। उनकी महत्वाकांक्षा, उनका लक्ष्य जो है हमेशा बदलता गया। तो शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले थे, वो एक नॉर्मल जो है जागीरदार हुआ करते थे और बहुत सारे ऐसे पूना के दुर्ग हुआ करते थे, स्थान हुआ करते थे जो कि मुगलों के कब्जे में हुआ करते थे। तो शिवाजी का जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि पूना को स्वतंत्र राज्य बनाना और मराठाओं को संगठित कर शिवाजी ने सेना तैयार की और जहाँ जहाँ जिन जिन दुर्गों पर मराठाओं का, मुगलों का जो अधिकार था, वहाँ हमले कर करके शिवाजी ने उन किलों को जीत लिया और शिवाजी ने पूना को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि जैसे दादा कोंडदेव जी ने उन्हें कहा था कि वो हिंदुओं, गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे, तो इसके लिए वो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम सत्ता है उससे जो हिंदू समाज है, जो मराठा समाज है, उससे स्वतंत्र हो जाए, जिसके लिए वो मुगलों से संघर्ष भी करना शुरू किए, मुस्लिमों से संघर्ष करना शुरू किए और हमेशा उन्होंने हिंदुओं के लिए, मराठा समाज के लिए युद्ध किया। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं कि मुगलों की सेवा व संरक्षण से बाहर आना। जो मुगलों का व्यवहार था शाहजी के प्रति और उनके नाना लखू जी यादव राव के प्रति, इससे शिवाजी जो थे वो बहुत ही
बखूबी परिचित थे। जो उनके नाना जी थे दादा कोंडदेव जी, उससे उन्होंने क्या किया, दादा कोंडदेव जी मुग़ल कारागार में उनको बंदी बनाया गया। उनके पिताजी शाहजी भोसले को ही बंदी बनाया गया और उनके जो नाना थे, शिवाजी के नाना थे, उनकी निर्मम हत्या भी मुग़लों ने कर दिया था। ये सभी चीज़ें देखते हुए मुग़लों के प्रति शिवाजी के मन में ईर्ष्या और संदेह का भाव उत्पन्न हो गया था। आगे हम देख रहे हैं कि हिंदू स्वराज की स्थापना करना। जो शिवाजी थे वो ये चाहते थे कि हिंदू स्वराज स्थापित हो, इसीलिए क्योंकि वो मुग़लों की सेवा और संरक्षण से बाहर आना चाहते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ये सब चीज़ें देख लिया। कौन कौन सी चीज़ें हम देख चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर से एक बार हम रिवाइज़ कर देते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं पेशवाओं का अधीन मराठा। तो इसमें चीज़ें देख लिए हैं। मराठा की जो भाषा थी, महाराष्ट्र की भाषा थी, उसके बारे में देख लिए हैं। मराठाओं के उत्थान के कौन कौन से कारण थे, ये भी हमने देखा। फिर जो हम सारी चीज़ें, शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हमने देखा, शिवाजी के माता पिता के बारे में देखा और उस समय की वर्तमान स्थिति क्या थी उसके बारे में, छत्रपति शिवाजी के देख लिया है। नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए।